बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। आज हम एक बहुत ही आसान टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है विद्युत विभव। विद्युत विभव को हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो साधारण प्रयोग द्वारा और एक जो है उसकी टेक्निकल जो परिभाषा है उसके द्वारा। तो पहले क्या है कि यदि हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसकी एक भौतिक राशि जिसको कि हम विद्युत विभव कहते हैं वो बढ़ता जाता है, विशेष रूप से जब हम उसको धनावेशित करते हैं। यानी किसी वस्तु को जब धनावेशित किया जाता है तो उसका विद्युत विभव बढ़ता है। अब मान लिया ये कोई दूसरी वस्तु है, उसको भी हमने धनावेशित किया, तो इस तरह से हमारे पास दो धनावेशित वस्तुएं हो गई और इसका मतलब पहली वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु का विभव जो है अलग अलग हो सकता है। यदि दोनों वस्तुओं का विभव अलग अलग है तो विभव क्या निर्धारित करेगा? विभव यह निर्धारित करेगा कि उन दोनों वस्तुओं को किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर आवेश प्रवाह की दिशा, तो आवेश प्रवाह की दिशा जो है विभव द्वारा निर्धारित होगी, विद्युत विभव द्वारा। यानी दो वस्तुएं हैं जो कि अलग अलग तरह से आवेशित की गई हैं, अब उनके बीच विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा उन दोनों वस्तुओं के बीच विभव के अंतर के आधार पर निर्धारित होगी, या कहें कि जो वस्तु उच्च विभव पर होगी उस वस्तु से निम्न विभव की वस्तु की ओर आवेशों का प्रवाह होगा। यानी वो विद्युत धारा की दिशा भी निर्धारित होगी। इसी तरह से एक हमारी जो टेक्निकल परिभाषा है उसको जान लेते हैं, हम उसी से आगे बढ़ेंगे। वो टेक्निकल परिभाषा क्या है? चाहे वो हम किसी वस्तु को आवेशित कर रहे होते हैं, पहला आवेश दिया, अब दूसरा जब आवेश देंगे तो जो वस्तु पर पहले से आवेश मौजूद होगा वो क्या करेगा? दूसरे आवेश को आने का विरोध करेगा। तो हमेशा जब भी किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है, क्योंकि पहले से मौजूद आवेश और आने वाले आवेश का विरोध करता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है, तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर दूसरी टेक्निकल परिभाषा जो है इसमें क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, यानी एक बिंदु हमने लिया जो कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, और लाएंगे कैसे? अत्वरित रूप से, मतलब उसको हम उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होने देंगे किसी तरह का, धनात्मक या ऋणात्मक। यानी एक एकांक धनावेश को अनंत से उस दिए गए बिंदु तक अत्वरित रूप से लाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विभव होगा। चित्र द्वारा समझिए कि मान लिया ये कोई बिंदु ए है और ये कहां है? विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब यदि हम किसी दूसरे धनावेश को, और यहां पर धनावेश कौन पहले तो परिभाषा को समझ लीजिए, एकांक धनावेश को लाएंगे हम। कहां से लाएंगे? और अनंत से लाएंगे और ए बिंदु तक लाएंगे, अत्वरित रूप से लाएंगे। अब क्या होगा भाई, जब ये विद्युत क्षेत्र में स्थित है ना, तो निश्चित रूप से यदि हम कोई दूसरा आवेश ला रहे हैं तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो है इस पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी इस बिंदु पर और हम आवेश को इधर ला रहे हैं। तो इस एकांक धनावेश को कहां दूरी कितनी? अनंत से बहुत दूर है, ये से बहुत दूर से हम एकांक धनावेश को ला रहे हैं और कहां पर तक लाएंगे? ए बिंदु तक लाएंगे। तो जो कार्य होगा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वही कार्य जो होगा वो बिंदु ए पर विद्युत विभव के बराबर होगा। तो परिभाषा हमने एकांक धनावेश के आधार पर बताई है।
यानी एकांक धनावेश को, और ये बिंदु कहाँ है स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित। तो हम यहां पर शुरुआत करेंगे क्या कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान एकांक धनावेश को अनंत से अत्वरित रूप से लाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। अब यहां पर हम मान लेंगे क्या कि अनंत से हम क्यों कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट ला रहे हैं, है ना। माना एक सूक्ष्म परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अत्वरित रूप से ए बिंदु तक लाने में, ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। अब इतना, जैसे हमने तो सभी पॉइंट, सभी छोटी छोटी बातें भी इसमें नोट कर रखी हैं, ले रखी हैं। यदि आप ऐसे भी लिख देंगे कि किसी क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W है तो भी चलेगा। यानी कोई जो हमारा परीक्षण आवेश है अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, डायरेक्ट ऐसे लिख लो। हमने यहां पर पूरी बात लिख दी है। माना एक सूक्ष्म परीक्षण आवेश क्यू नॉट अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अत्वरित रूप से, अत्वरित मतलब त्वरण नहीं उत्पन्न होने देना, अत्वरित रूप से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। और आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। तो लेकिन परिभाषा तो कहती है कि एकांक धनावेश को लाना है, तो एक ही नियम लगाइए क्या कि क्यू नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य बराबर W है। तो एकांक आवेश है ना को लाने में किया गया कार्य क्या होगा, W बटे क्यू नॉट। और एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वही विभव होता है उस दिए गए बिंदु पर। तो अतः इस दिए गए बिंदु ए पर विभव का मान क्या हो जाएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अतः बिंदु ए पर विभव V बराबर हो जाएगा W बटे क्यू नॉट। क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश है और इस क्यू नॉट को अनंत से उस दिए गए बिंदु तक लाने में W कार्य हो रहा है। तो परिभाषा एकांक धनावेश के लिए है। तो क्यू नॉट आवेश को लाने में W कार्य हो रहा है, तो इकाई आवेश लाने में कितना कार्य होगा, W बटे क्यू। तो यही जो है उस दिए गए बिंदु पर विभव का मान हो जाएगा, कार्य बटे आवेश। ये सूक्ष्म आवेश है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके मात्रक की बात करेंगे। ये कैसी राशि है इसको बताएंगे। देखिए, मात्रक जो है इसके दो मात्रक हैं। ये तो जैसे जो फार्मूला आया उसके हिसाब से देख लें। कार्य का मात्रक जूल है और आवेश का मात्रक कूलम्ब है। तो इसका विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब। और इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। यानी मात्रक जो है जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट कहते हैं। अच्छा, अब हम इसकी विमा पता करें, है ना। साथ में ही जूल क्या है, कार्य का मात्रक है। विमा के लिए जरा समझिए, विमा कैसे निकालेंगे। ये क्या है, जूल कार्य है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन और बटे कूलम्ब। कूलम्ब क्या होता है,
याद रखिए कूलाम जो होता है वो आवेश है, और आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणा समय। भाई आई की परिभाषा है, विद्युत धारा की परिभाषा आगे पढ़ेंगे, उसे पढ़ रखा है 10th में, ये होता है। तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। ये तो यहां पर हम बल को क्या लिखेंगे, बल अभी अभी बताते हैं। कूलम क्या लिख देंगे, विद्युत धारा गुणा समय, और बल होता है m इंटू ए, एम ए न्यूटन के दूसरे नियम से। द्रव्यमान गुणा त्वरण, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर है ना। अब हमने एम फार्मूला लिखा है, बल का फार्मूला लिखा है एम ए। अब एम क्या है, मास है। त्वरण का भी मात्रक लिख दें, और फिर इसका सम्मिलित रूप से यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और इसका मात्रक मीटर बटे सेकेंड का वर्ग। त्वरण का मात्रक हो गया 1 मीटर और रहेगा हमारे पास, बटे विद्युत धारा गुणा समय। अब देखिए समय का मात्रक, इनके विद्युत धारा का भी मात्रक लिख देते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, और समय का मात्रक है सेकेंड। अब इसको सबको सम्मिलित करिए। किलोग्राम मास है, इसको हम जब बीमा के रूप में लिखते हैं तो ये हम मीटर गुणा मीटर है ना, मीटर गुणा मीटर। तो यल, मीटर को क्या करते हैं, यल से प्रदर्शित करते हैं, यल का वर्ग हो गया। अब देखिए बटे क्या है, सेकेंड, सेकेंड का मतलब है टी, टी का वर्ग है ना। अच्छा, अब यहां पर ये जो है ये इसी के साथ रहेगा, एम्पियर हो जाएगा और एक टी और आ जाएगा, ये वाला सेकेंड वाला। तो इस तरह से एम यल का वर्ग, नीचे आया टी की घात 3 ए। तो फाइनली जो है हम लिख देंगे एम यल का वर्ग टी की घात -3 ए की घात -1। ये हमें इसकी बीमा निकल करके आई है। एम यल का वर्ग टी की घात है -3 और ए मीन्स एम्पियर है, वो आ गई है, इसकी घात आ गई है -1। इस तरह से बीमा निकालने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हर एक की बीमा निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बीमा निकालने के लिए हमें उसको जो मूल मात्रक है वहां तक जाना पड़ता है। तो ये तो हुआ विभव की परिभाषा। अब बात करेंगे हम विभवांतर की। जैसा अभी हमने परिभाषा लिखी है, ठीक इसी प्रकार से विभवांतर की परिभाषा भी हमने लिख रखी है। बहुत आसान है ये भी। यहां पर विभवांतर का मतलब दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है ना। तो यहां पर हमें दो बिंदु लेने हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, और यदि हमने दो बिंदु ले लिए, मान लिया एक बिंदु ए है और ये बी है ना, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से हम यहां पर भी क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश क्यू नाम को, परिभाषा तो एकांक धनावेश के आधार पर है, ठीक वैसे केवल यहां पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है एकांक धनावेश को। वहां हम ले जा रहे थे अनंत से, वहां पर इस विभव वाली परिभाषा में आवेश को अनंत से दिए गए बिंदु तक लाना है। यहां पर जो है हमें एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाना है, अत्वरित रूप से भी ले जाना है ना। त्वरण उत्पन्न नहीं होने देना है, चाहे हम धनात्मक आवेश ले जाएं चाहे ऋणात्मक आवेश ले जाएं, उसको त्वरित ना होने दें। हालांकि परिभाषा के अनुसार हम धनात्मक आवेश को लेते हैं, ठीक है ना। तो विभवांतर की परिभाषा कैसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अत्वरित रूप से ले जाने पर किए गए कार्य के बराबर होता है। हमें आवेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा वही उन दोनों के बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। इसका मतलब ए और बी बिंदुओं पर विभवांतर अलग अलग होगा, है ना।
तो हमने ये हमारा यहां से चले यहां पर आ गए फाइनली। ये प्रारंभिक स्थिति है ना, और ये अंतिम स्थिति है। प्रारंभिक है, अंतिम है। तो हमने मान लिया Q नॉट आवेश को ए से बी ले जाने में कितना कार्य हुआ लिख लेते हैं। माना परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु ए से बी तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने पर किया गया कार्य बराबर है W। तो ए और बी के बीच में विभवांतर जो हो जाएगा, बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, BB माइनस BA बराबर हो जाएगा W बटे Q नॉट। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भी एकांक धनावेश के लिए परिभाषित है। देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अत्वरित रूप से ले जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। हम यहां पर Q नॉट आवेश ला रहे हैं, तो Q नॉट आवेश को लाने में यदि कार्य W हो रहा है तो इकाई आवेश लाने में कार्य कितना होगा, W बटे Q, और जो इकाई आवेश को ले जाने में कार्य होगा वही विभवांतर होगा। तो ये भी कार्य बटे आवेश हो गया, तो इसका भी मात्रक वही है ना। और हम यहां पर ये ध्यान रखें, चाहे वो विभव हो चाहे वो विभवांतर हो, दोनों अदिश राशि है, कोई इसमें दिशा नहीं होती है। ये नोट कर लिया होगा। देखिए यहां पर हमें नोट करना है कि विभव या विभवांतर, विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है। जब कोई राशि अदिश होती है तो हमें कोई दिशा का टेंशन नहीं है। यह जरूर है कि यदि आवेश धनात्मक होगा, जिसके कारण हम विभव निकाल रहे हैं, यदि वो आवेश धनात्मक है तो विभव धनात्मक होगा, और यदि आवेश ऋणात्मक है तो ऋणात्मक विभव ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा। ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक विभव उत्पन्न करता है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। चिन्हों का हम ध्यान रखेंगे। और अब हम निकालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, है ना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव रीडिंग में मैंने डाल रखी है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, चित्र मैंने वैसे बना रखा है, देखिए इसको समझ लीजिए। ये एक आवेश Q है, रीडिंग हम इसी को मान लेते हैं और उसी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए एक आवेश हमारा Q है, प्लस Q है, और इस प्लस Q आवेश से R दूरी पर जो है बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये जो विभव उत्पन्न कर रहा है वो ये धनात्मक आवेश विभव उत्पन्न कर रहा है। पूरी परिभाषा को फॉलो करते हुए हम यहां पर बिंदु P पर विभव निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सूक्ष्म परीक्षण आवेश को पहले बिंदु मान लिया, सूक्ष्म परीक्षण आवेश कहां पर रखा है, A बिंदु पर रखा है, और ये परीक्षण आवेश Q नॉट है। अब इस पर बल लग रहा होगा, है ना। ये आवेश जो हमारा मुख्य आवेश है Q, वो इस Q नॉट आवेश पर बल लगा रहा होगा, ठीक है ना। ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, है ना। तो अब जो है हम बल की मात्रा निकाल सकते हैं कि कितना बल लग रहा है कूलम के नियम के अनुसार। अच्छा, अब यदि मान लिया इस Q नॉट आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक शिफ्ट किया जाए, मतलब हमने बहुत सूक्ष्म दूरी dx जिसको लिख रखा है हमने, बहुत सूक्ष्म दूरी
ए और बी के बीच बहुत सूक्ष्म दूरी है और इस आवेश को हमने, परीक्षण आवेश को ए से बी शिफ्ट किया गया है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। ठीक है, तो कितना कार्य होगा निकाल लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि यदि यही आवेश अनंत से बिंदु पी तक लाया जाता तो कितना कार्य होता, ये भी निकालेंगे। और इसके लिए हमें समाकलन की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। भाई हमने छोटी दूरी तय की तो इतना कार्य हुआ। इस तरह से बिंदु को छोटी छोटी दूरियों में शिफ्ट करें तो कितने कार्य होंगे, अलग अलग कार्य होंगे। इन सबको जोड़ दें तो कुल कार्य पता लग जाएगा। तो जहां पर भी हमें ऐसा काम करना पड़ता है वहां पर हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। शीघ्र ही हम एक वीडियो डालेंगे जो कि मैथ पर आधारित होगा, जो कि हम क्लास 12 में मैथ प्रयोग करेंगे। उसको देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरह की समाकलन अवकलन वगैरह की। तो हम यही काम करते हैं। माना कोई परीक्षण, ये सूक्ष्म है, ये ध्यान रखना है ना, सूक्ष्म है, सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q0, आवेश Q से x दूरी पर स्थित है, या कहें बिंदु ए पर स्थित है। बिंदु ए भी इस आवेश से x दूरी पर है। अतः आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे x स्क्वायर, इतना बल लग रहा है इस आवेश और इस आवेश के बीच। यदि परीक्षण आवेश Q0 को अति सूक्ष्म दूरी जो dx है को बिंदु A से B तक विस्थापित किया जाए तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, कर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य dw सूक्ष्म कार्य होगा F डॉट dx, ये हो जाएगा F dx cos 180 डिग्री। देखिए बल जो है इधर को लग रहा है, विस्थापन इधर को हो रहा है, dx ये है, बल ये है, तो 180 डिग्री कोण बन रहा है। तो हमने ये, तो dw का मान हो गया -f dx, ये 180 डिग्री का मान -1 होता है। अब इस f का मान इतना रख दें, है ना, क्योंकि हमें तो आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाना है। तो dw बराबर हो जाएगा, f का मान बाद में भी रख सकते हैं, हम यहां पर लिख दें, ऐसा लिख देते हैं, बाद में रखते हैं। यदि आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, और इसके लिए मैंने कहा था समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे और सीमाएं निर्धारित हैं, अनंत से r दूरी तक लाना है। तो आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य यदि निकालना है तो हमें समाकलन की मदद लेनी पड़ेगी। तो W बराबर हो जाएगा, इधर समाकलन किया तो W हो गया, इधर समाकलन अनंत से r दूरी तक लाना है, अनंत से r दूरी तक लाया और -f dx, माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए,
एफ का मान रखिए, एफ का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां पर जो नियत संख्या है उनको बाहर निकाल लेंगे, है ना, और फिर हम समाकलन कर देंगे। तो माइनस का क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और समाकलन होना है अनंत से आर सीमा के अंदर का। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर है, ये है 1/x², ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो माइनस क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसका समाकलन सूत्र मालूम होगा, x की घात n dx यदि होता है तो इसका समाकलन हो जाता है x की पावर n + 1 अपान n + 1। ये होता है समाकलन का सूत्र। तो यहां पर हमने क्या करेंगे, x की घात -2 + 1 बटे -2 + 1, और सीमाएं बाहर लिख देंगे अनंत से r के बीच में। तो यहां पर जब हमने इसको हल किया तो देखिए क्या आया, क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स की घात -1 बचा ऊपर, 1 -1 नीचे बचा। तो ये माइनस, ये जो नीचे आया है इसको बाहर निकाल लेंगे, तो जो पहले से माइनस है और ये माइनस है मिलकर के प्लस हो जाएगा अनंत से आर। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एक्स की घात -1 है, इसका मतलब ये लिखा हुआ 1/x, तो इसको हम लिख देंगे 1/x अनंत से आर तक। उच्च सीमा आर है, निम्न सीमा अनंत है। अब ये सीमाओं का मान रखते हैं, मतलब एक्स की जगह पर हम आर रखेंगे और अनंत रखेंगे। तो इस तरह से जो डब्ल्यू आ रहा है क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/∞। 1/अनंत का मान 0 होता है, 1/अनंत बराबर होता है 0 के। तो इस तरह से W बराबर हो गया क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अतः परिभाषा से हमें लिखना पड़ेगा, बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर हो जाता है W बटे क्यू नॉट, है ना। तो V बराबर हो जाएगा क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और बटे क्यू नॉट। तो क्यू नॉट कट जाएगा, तो V का मान आ जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये मान हो गया बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव का मान हो गया। ये धनात्मक आवेश की वजह से था। यदि ऋणात्मक आवेश होता है ना, तो उसको कैसे लिखते? यदि आवेश ऋणात्मक है, यदि आवेश ऋणात्मक है तो V बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, है ना। यहां पर यानी धनात्मक आवेश होगा तो धनात्मक विभव उत्पन्न करेगा, ऋणात्मक विभव होगा तो ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा, सीधी सी बात है। यदि अब हम बात करेंगे बहुत सारे आवेश हैं, आवेशों का निकाय है, तो आवेशों के निकाय के कारण परिणामी विभव अब इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे कैसे। मान लिया बिंदु P पर है, बहुत सारे आवेश हैं, मान लिया एक आवेश Q1 है, इसकी दूरी R1P है, एक दूसरा आवेश जो है Q2 है, इसकी दूरी है P बिंदु से R2P, एक आवेश Q3 है, इसकी दूरी जो है R3P है, और इस तरह से बहुत सारे आवेश हैं। और एक आवेश मान लिया Qn है और इसकी दूरी P बिंदु से RNP है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1P
प्लस 1/4πε0 Q2/R2P। इस तरह से जोड़ते चले जाइए और अंतिम आवेश जो है मान लिया वो Qn है, तो 4πε0 Qn/Rnp। इन सबको जोड़ देंगे, चिन्ह सहित जोड़ेंगे। यहां पर ये ध्यान देना पड़ेगा, यहां पर Q आवेशों के मान ऐसे लिख देते हैं, आवेशों के मान चिन्ह सहित लिखेंगे, चिन्ह सहित लेंगे। देखिए विद्युत क्षेत्र निकालते समय, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो उसमें हम आवेशों के मान चिन्ह सहित नहीं रखते, दिशा देखते हैं, दिशा के आधार पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि ये अदिश राशि है, तो विभिन्न आवेशों द्वारा दिए गए बिंदु पर उत्पन्न विभवों का बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय योग में हम चिन्ह सहित मान रखते हैं और सदिश योग में दिशाओं के आधार पर हम राशियों को जोड़ते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न हमने नोट कर रखा जिससे कि ये बात और क्लियर हो जाएगी। देखिए वो क्या है कि एक चित्र हमने बना रखा है और वो है एक वर्ग है, और वर्ग की भुजा मान लिया ये है, भुजा की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसके हर एक शीर्ष पर आवेश रखे हैं -q +q -q +q, ठीक है ना। अब बिंदु O पर हमें परिणामी विभव निकालना है, तो सारे आवेश जो बिंदु O पर विभव उत्पन्न करेंगे उसको जोड़ देंगे, पता लग जाएगा। तो देखिए, और यहां पर देखिए दूरी की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या है, हमें ये मालूम है कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर हो जाएगा OD के। तो बिंदु O पर परिणामी विभव बराबर हो जाएगा ये वाला आवेश, ए से शुरुआत करते हैं तो -1/4πε0 Q/OA हो जाएगा। अगला बी पर जो रखा है वो धनात्मक आवेश है, तो 1/4πε0 Q/OB हो जाएगा। अगला ऋणात्मक है तो फिर माइनस हो जाएगा, 1/4πε0 Q/OC हो जाएगा। और अगला ये वाला धनात्मक है तो प्लस 1/4πε0 Q/OD हो जाएगा। अब देखिए यहां पर OA, OB, OC, OD सब बराबर हैं, इसका मतलब ये सारे मान आपस में बराबर हैं। तो दो धनात्मक हैं, दो ऋणात्मक है, तो ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो परिणामी विभव V का मान आ गया 0। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, यदि दो धनात्मक आवेश हैं, दो ऋणात्मक आवेश हैं और परिणामी विभव निकालना है यहां पर, तो हमेशा 0 ही आएगा, इनको कहीं भी रख दिया जाए। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूरी नहीं है कि 0 आए। हालांकि इस स्थिति में यदि हम देखें तो यहां पर हमें धनावेश रखना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, तो ये आकर्षित होगा इस तरफ, E1 हो जाएगा या E1 कहें, और इस तरफ भी आकर्षण ही होगा, EC होगा, ये प्रतिकर्षण होगा तो ये हो जाएगा EB, और ये भी इससे ये प्रतिकर्षित होगा तो ये हो जाएगा EB। हालांकि इस स्थिति में देखिए ये इसी बराबर है, EB और ED भी बराबर है ना, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र भी 0 है यहां पर। लेकिन यदि हम इनकी स्थान चेंज कर दें, मतलब क्या करें, -q इधर ले आए देखिए, और +q, 2 +q इधर कर दिए हमने, 2 -q इधर कर दिए। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकता है 0 न हो, जबकि परिणामी विभव अभी भी 0 है, लेकिन बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब 0 नहीं होगी। निकाल करके देखिए, है ना, धनात्मक आवेश यहां पर मानिए, और देखिए अब ये दिशाएं कैसी हो जा रही हैं। इसकी वजह से क्या होगा, आकर्षण होगा, तो ये तो ये हो गई। इसकी वजह से क्या होगा, प्रतिकर्षण हो गया, देखिए EC भी उसी दिशा में हो गई। ठीक यहां पर देखिए इसकी वजह से B की वजह से इस बिंदु आवेश पर क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा, तो EB की दिशा ये हो गई, और इसकी वजह से ये आकर्षित होगा, ED भी इसी दिशा में हो गई। अब देखिए EA और EC समान दिशा में जोड़ दीजिए, EB और ED समान दिशा में, ये भी जुड़ दिया जाएगा, और फिर इन दोनों का परिणामी मान आ जाएगा, वो कि यहां पर इस दिशा में होगा।
तो यदि हम आवेशों का स्थान हमने जब चेंज कर दिया तो देखा कि अब जो है इस स्थिति में बिंदुओं पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, जबकि इससे पहले वाली स्थिति में शून्य था, विभव भी शून्य था और विद्युत क्षेत्र भी शून्य था। लेकिन अब इस स्थिति में विभव तो शून्य अभी भी है, लेकिन परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बिंदु O पर शून्य नहीं है। तो उम्मीद है कि ये बातें सब समझ में आ गई होगी और अगले वीडियो का इंतजार करिए और साथ में वीडियो को पूरा देखिए। सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।